हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व किया था जो 6 जुलाई 2022 को हुआ था। आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं शिफ्ट 3 का पेपर। अब देखिए, इसमें 5 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको एक एक चीज़ को लिख के मैंने आपको समझाया है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम थोड़ा सा समझाने का टाइम कम करेंगे, क्वेश्चन को हम माइंड में ही करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जैसे एग्जाम में 20 क्वेश्चन करना है तो उन क्वेश्चन को आप 9 से 10 मिनट में सोल्व कर सके हो, वो तरीका हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे ताकि आपको जब लास्ट दिन में यहाँ पे पढ़ाऊँ तो आप वहाँ तक जाते जाते 9 से 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में कर सको। ठीक है, और इसी तरीके से आपको करना है एग्जाम में। जितना कम आप पेन लगाओगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। अब धीरे धीरे हम वही स्पीड अपने यहाँ पे बनाएंगे ताकि आपको एग्जाम में इस तरीके की दिक्कत ना हो कि टाइम आपका कम पड़ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन आपसे बोला है कि इसमें यहाँ सोल्व करना है। देखो सिंपली क्या करना है, पेन भी नहीं लगाना आपको। यहाँ से देखो डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30 लगभग 5 बार जाएगा। 11 से गुना करेंगे 55, यानी 55 प्लस यहाँ पे 47 है तो यानी दो और जोड़ दीजिए, इसमें 2.5 हो जाएगा। 5 इंटू यानी 4.7 0.47 है तो लगभग 2.5 और जुड़ जाएगा यहाँ से, तो 55 प्लस 2 पॉइंट समथिंग होगा तो यहाँ पे लगभग कितना आ रहा है, 57 के आसपास आएगा। एक ही ऑप्शन नहीं है तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। इसके जो पैरेलल साइड है वो 15 और 20 है। तो बताइए समांतर भुजाओं के बीच की डिस्टेंस, और ये दे रखी है तो इसका एरिया बताना है। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, तो यहाँ पे 35 इंटू हाइट कितनी है, बीच की डिस्टेंस 12। सोल्व कर दीजिए, यहाँ से 6 35 गुना 6 करेंगे 7 या 21, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जो इसको 403 और 496 को डिवाइड कर सके, यानी इसका एचसीएफ निकालना है। तो जब भी बड़ी संख्या दे रखी हो तो इनका डिफरेंस चेक कर लो। यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से डिफरेंस आ गया 93। ठीक है, तो 93, या तो ये संख्या 93 से, या तो इसका एचसीएफ है वो 93 होगा या इसका फैक्टर होगा। हमेशा याद रखना, जब भी बड़ी संख्या आ जाए तो इनका डिफरेंस कर दो, तो वो या तो एचसीएफ, इसका एचसीएफ है या तो डिफरेंस होगा या इसका फैक्टर होगा। जो डिफरेंस होगा उसका फैक्टर होगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इसका एचसीएफ 93 होगा या इसका फैक्टर, जैसे 31 भी हो गया, 1 भी हो गया, तो कौन सा होगा। तो यहाँ से जैसे हम 93 से डिवाइड करेंगे, देखो 93 से डिवाइड करेंगे 9 चौक 36, ये तो 93 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो यानी एचसीएफ नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन है, 31। देखो यहाँ पे इसका फैक्टर 31 है ना, तो 31 से डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे 93 तो नहीं होगा, ये वैसे भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है 31। जैसे आप 31 से डिवाइड भी करोगे ना तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 1 बार, और यहाँ पे बचेगा कितना, 3 बार या 13 बार चला गया। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो ये भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो हमेशा ध्यान रखना, एचसीएफ क्या होता है, डिफरेंस का या तो फैक्टर होगा या खुद डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस या इसके फैक्टर को चेक करने के लिए हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि दोनों संख्याएं डिवाइड है या नहीं है। तो यहाँ पे 93 से डिवाइड नहीं है तो ये तो एचसीएफ नहीं होगा, इसका फैक्टर ही होगा 31। रवि ने एक कुर्सी है 40% की लॉस पर बेची है, और इसका जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 900 है। क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखो 900 रुपये हैं, वो 40% की लॉस के बाद में बेची गई है, यानी ये किसकी वैल्यू है, 60% की वैल्यू है क्या, कि अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 40% का उसको लॉस हुआ, यानी कितने बेचेगा वो, 60 रुपये में बेचेगा। और 100 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 ची की निब्बो गया, यानी 1500 का। बराबर आयतन वाले 2 लंबवर्ती आपको शंकु दे रखे हैं। ठीक है, शंकु दे रखे हैं, इनकी हाइट का रेशियो आपको दे रखा है H1 और H2। ये कितना दे रखा है, 4:9 दे रखा है। यदि शंकुओं का क्रम उनकी दी हुई ऊंचाइयों के अनुपात में ही है तो उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, रेडियस का रेशियो पूछा है। अब मुझे बताइए वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r²h होता है क्या। क्लियर है, यहाँ पे केवल रेशियो दे रखा है, यानी आपको प्रोपोर्शनल में देखना है। तो क्या हो गया, यहाँ से वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मुझे बताइए कि r² क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया क्या हाइट के। क्लियर है, या ऐसे बोल सकते हैं कि हाइट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया r² के। क्लियर है, तो ये एच का रेशियो है, ये हाइट का रेशियो है। तो मुझे बताइए रेडियस का स्क्वायर, इस रेडियस का स्क्वायर होगा, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा क्या, तो 9:4 हो जाएगा। तो रेडियस का रेशियो कितना होगा, इसका रूट कर दो तो कितना आ जाएगा, 3:4, सॉरी 3:2। क्लियर है, ये सब समझाने के लिए है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। यहाँ पे जैसे 4:9 है ना, तो यहाँ पे पता चल गया कि एच का रेशियो है तो r² का क्या होगा, 9:4 होगा। 9:4 होगा, रेडियस का निकालना तो रूट करेंगे 3:2 आ जाएगा। तो लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे।
नेक्स्ट देखो 60% ऑफ जी इक्वल टू है 4/5 ऑफ एच, देन जी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एच। तो जी का बताना है, तो यहाँ पे जी और एच का रेशियो निकाल देंगे। देखो 60% का मतलब कितना होता है 3/5। फ्रैक्शन आपको याद रखनी है, 5 से 5 चला गया, तो जी और एच का रेशियो आ गया वो 4:3 आ गया। पूछा है कि जी है वो एच का कितना परसेंट है, तो 4/3। 4/3 का फ्रैक्शन का क्या होता है 1/1/3। 1/1/3 को क्या लिख सकते हैं 1/1 का मतलब 100 हो गया, और 1/3 का मतलब 33/3 हो जाएगा। आपको फ्रैक्शन याद रखनी है। परसेंटेज में बिल्कुल आपको देखो, परसेंटेज में जो आपने पढ़ा होगा तो आपने जो फ्रैक्शन पढ़ी होगी एक एक चीज़ की, जैसे 2% की फ्रैक्शन, 3% की फ्रैक्शन, तो हर फ्रैक्शन आपको याद रखनी है। जितना आप जैसे कि फ्रैक्शन को याद कर लेंगे ना, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 4/3 देखते ही ऑप्शन दिख जाएगा आपको, फिर उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। द टर्म्स x-1, x+2, 3x+5 और y हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, तो बताइए कि y की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 5 अगर पुट करेंगे तो 7, यानी 4:7 है, ये प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे पुट करेंगे 5 दिया 15 और 20, तो 20:y के, ये प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या होते हैं इस तरीके से होता है, इनको गुणा कर दीजिए 20 7 120 इस तरीके से, और इक्वल टू होगा 4 × y। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 5 = 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 35। टाइम एंड वर्क का सवाल देखो, क्रिस है वो कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। तो क्रिस है वो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, और ऋषि है वो इसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर एंड गेट ए टोटल ऑफ 1600 रुपये। वो 1600 रुपये इनको मिलते हैं अगर वो 7 काम करते हैं। तो उनका शेयर का बताना है कि ऋषि का शेयर कितना होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी टाइम का रेशियो दे दिया जाए तो यहाँ से इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। तो इसका रेशियो तो कितना हो गया देखो 4:6 है ना, 2:3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए 3:2। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, ये तो क्रिस की और ये ऋषि की। तो यहाँ पे 1600 को इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो 1600 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और किसका पूछा है, ऋषि का पूछा है, तो ऋषि की कितनी है एफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ से कितना आ गया 640 रुपये। फिर से देखो एवरेज का सवाल आ गया, पेन भी नहीं लगाना, आपको क्या करना है देखो, बोला क्या है कि एक कक्षा के 24 छात्रों का जो एवरेज है वो 15 वर्ष है, यानी सबके पास 15 रुपए हैं, ठीक है। जब शिक्षक हैं कि आयु को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो एवरेज 1 बढ़ जाता है। कि जब टीचर आ जाता है उनमें, तो जब टीचर आएगा तो सबके पास 1 रुपये बढ़ जाता है। यानी टीचर ने क्या किया कि जो 24 स्टूडेंट तो थे और एक खुद था, तो अगर उसके पास टीचर के पास भी 15 रुपये ही होते तो सबके एवरेज 15 हो जाता। लेकिन 1 रुपये क्यों बढ़ा, क्योंकि उसने क्या किया 24 स्टूडेंट को 1 रुपये दिए और 1 रुपये खुद के पास रख लिए, ठीक है। यानी 25 टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 25 हो गए ना, यानी 25 इंटू 1 की वर्दी हो रहा है, यानी सबको 25 रुपये दे दिए उसने एक्स्ट्रा। तो 25 रुपये तो एक्स्ट्रा दिए ही हैं, और यहाँ पे उसके पास कितने होने चाहिए थे 15 होने ही चाहिए थे। तो यहाँ पे उसकी एज कितनी हो गई देखो 25 + 15 कितनी हो गई 40। क्लियर है कैसे, देखो 15 वर्ष है ना, यहाँ पे सबके पास एवरेज का मतलब होता है सबके पास इक्वली बांटना। तो 15 रुपए सबके पास, ऐसे मान लीजिए 24 स्टूडेंट है ना, सबके पास 15 रुपए हैं। जब टीचर आएगा तो वो टीचर आते ही सबके पास 1 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। क्यों हुई, क्योंकि 24 स्टूडेंट को उसने 1 रुपये तो दिया ही है, और अगर उसके पास 15 है तब तो कोई एवरेज में इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो 1 रुपये तो उसने खुद नहीं रखे और 1 रुपये सबको दे दिए उसने 24 स्टूडेंट को, तभी तो बढ़ेगा ना उसका एवरेज 1 बढ़ेगा। तो 24 स्टूडेंट को 1 रुपये रख दिया, 1 रुपये खुद के पास रख लिया, यानी 25 रुपये, और खुद पहले होना ही चाहिए था इतना, तो 15, तो 15 + 25 यानी कितना हो जाएगा 40। यानी उसके पास कितनी है 40 रुपये हैं, एज में पूछता है तो कितना आ जाएगा 40 वर्ष हो गए। ये लास्ट 5 क्लासेस में समझा रहा हूँ इस तरीके से है, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो 5 क्लासेस देख लिए, ताकि आज की क्लास है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्वेश्चंस को, क्योंकि जो प्रीवियस में समझा चुका हूँ जो चीज़ें, तो बार बार वो समझा नहीं सकता, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं रेगुलर तो उनका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, जो शुरू से आप क्लासेस देखते रहिए। नया स्टूडेंट है तो उसको क्या है कि आज की क्लास वो आगे भी धीरे धीरे वो चीज़ें समझता जाएगा, और एकदम से अगर वो इस क्लास को देखेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। देखो क्वेश्चन है, यदि 1200 रुपये की राशि है वो 4 वर्षों में उसका जो अमाउंट है वो इतना हो जाता है, तो बताना है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, उसकी रेट क्या होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखने है, देखो 4 साल में यहाँ पे आपको तो मतलब किसके हैं इंटरेस्ट से मतलब है, तो 1200 रुपये से 1800 हो गए। इंटरेस्ट कितना मिला उसको 600 रुपये मिलेगा, 600 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल में 4 साल में। तो 1 साल में कितना मिल गया उसको 150 रुपये मिल गया क्या, तो 1 साल में उसको 150 रुपये मिला। प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये, यानी 1200 पर 150 रुपये मिला है, तो कितना % हुआ उसका। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 150 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो यहाँ से सोल्व कर दो 1, और यहाँ से कितना बचेगा
3 बचेगा तो 12 दूना 24, 6 बचेगा, 6 यहाँ से 12 दूना 24 और यहाँ से 6 बच गया ना, तो कितना आ जाएगा 12.5। क्लियर है, तो इतना परसेंट आ जाएगा। अब देखो द वैल्यू ऑफ ये निकालनी है, ये तो आपको देखो एलजेब्रा इक्वेशन दिख रही है कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस तरीके से है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें डिवाइड करना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो माइनस ये पूरा का पूरा टर्म तो कट गया ना, तो बच्चा क्या ए प्लस बी। तो हमेशा याद रखना जब भी इस टाइप का बना हो तो यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी। ए क्या है यहाँ पे 0.51, बी क्या है 0.49, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, तो अगर आपको देखो माइंड में पता है ना तो आप डायरेक्ट कर देते यहाँ पे, बस किया और आंसर। तो 3 सेकंड 4 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ और ब्रेथ है, जो रेक्टेंगल की देर की वो 16 है, तो लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस है वो 16 का है। उसका पेरीमीटर है वो 188 है। उसका पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी इक्वल टू होता है क्या, ये होता है क्या, तो 188 है। तो मुझे बताइए इनका सम कितना हो गया, l प्लस बी है वो कितना हो गया 94 हो गया क्या। जब भी a प्लस बी दे रखा हो, a माइनस बी दे रखा हो, तो जब a निकालना हो यानी देखो l निकालना हो तो इनको जोड़ के आधा कर दो, इसको जोड़ के आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 106। 106 का आधा कितना हो गया 153। यहाँ से 100 110 होगा ना, तो 110 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 55 आ जाएगा। b निकालना हो, अगर माइनस वाले देखो यहाँ पे b वाली टर्म निकालनी हो तो इसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। 94 माइनस 6 करेंगे तो देखो 6 घटाते तो कितना आ जाएगा 88। 88 माइनस 10 यानी 78 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 39। क्लियर है। पूछा है इसका एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 55 को 39 से गुना करोगे तो कैसे करेंगे, देखो इसको ब्रेक कर सकते हैं 11 और 5 में। ट्रिक आपको पता होगा 5 से गुना करने की, यहाँ से इसका आधा कर दो तो 195 होगा और 0 पॉइंट है वो हट जाएगा 195। देखो 5 से तो गुना कर दिया ना, 11 से और गुना कर दो। 11 की ट्रिक क्या होती है, लास्ट का डिजिट 5, फिर इसको जोड़ दो 9 5 14 का 4 हासिल 1, फिर ये जुड़ जाएगा 9 और 10 11 का 1 हासिल की 1 और 1 और 1 2। ठीक है 21 45 ये आ जाएगा। बाकी अगर इस टाइप को क्वेश्चन को अगर इतना सोल्व नहीं कर सकोगे ना, अगर ये तरीका भी आप लगा सकते हो। जैसे ही आपने देखो यहाँ से सोल्व किया ना, ये l माइनस बी और l प्लस बी, l की वैल्यू कितनी आ गई 55। एरिया पूछा है तो हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, क्या लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। और यहाँ पे देखो 55 है ना, 55 यानी 11 इंटू 5 है, यानी जो आंसर आएगा ना वो 11 का मल्टीपल आएगा, यानी 11 से डिविजिबल होगा वो। तो देखो ये वाली संख्या ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। एक ही संख्या है जो 11 से डिविजिबल है। तो आपको आगे भी नहीं सोल्व करना, आपको इतना भी आप करके बढ़ सकते थे। इसी तरीके से जो टॉपर है ना वो इसी तरीके से टाइम बचाते हैं, वो पूरा कभी नहीं सोल्व करते। वो आपको एग्जाम में केवल ऑप्शन टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन। आपको पूरा सोल्व करके नहीं बताना कि मेरे पास ये इतना आंसर आया है या ये करना है, बस आंसर आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल टिक होना चाहिए ऑप्शन पर। वो आप किसी भी तरीके से निकालो, अगर आइडिया लगा सकते हो तो आइडिया लगा के कर दो। नेक्स्ट देखो डीआई का सवाल है, पूछा है कि 3 वर्षों के दौरान B3 से बेची जाने वाली पुस्तकों की संख्या क्या है। देखो B3 से पूछा ना तो कितना होगा, देखो 400 400 4 तो कितना हो गया 1200 तो 1 हो गया, 50 50 50 यानी 1350 से कितना ज़्यादा होगा, ये 1350 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एक ही ऑप्शन होगा 1350 से थोड़ा सा ज़्यादा है। देखो ये 1322 हो गया, ये 1700 ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है 1350 प्लस होगा, यानी ये होगा। बोला है देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल हु सिलेक्टेड द मोस्ट पॉपुलर अमंग द गिवन कैफे चेन्स एज द देयर फेवरेट टू द नंबर्स ऑफ द पीपल हु सिलेक्टेड द लीस्ट पीपल अमंग देयर गिवन कैफे चेन एज देयर फेवरेट। यानी पूछा क्या है कि जो पसंदीदा करने वाले लोकप्रिय, जो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले और सबसे कम पसंद करने वाले हैं ना, उनके बीच में आपको रेशियो बताना है। तो मुझे बताइए सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले क्या हैं, यहाँ पे 26% है क्या, और सबसे कम पसंद करने वाले कौन से हैं 13% है। इनके बीच में डिफरेंस पूछा है तो सॉरी रेशियो पूछा है, तो 26% और 13% के बीच में डिफरेंस पूछा है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2:1। ठीक है ये रेशियो आ जाएगा। ये देखो U और V एवरेज आ गया, UVW का एवरेज 48 है, यानी सबके पास 48 रुपए हैं। V और W के पास भी 48 है। तो मुझे बताइए यहाँ से U के पास भी कितनी होंगे 48 ही होंगे क्या, तो U का मान कितना है 48 होगा। ये तो खुद ही दे रखा है। ठीक है इस क्वेश्चन में 2 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। बोला ना देखो यहाँ पे UVW के पास 48 है, इसने खुद ने बोल दिया कि V और W के पास तो 48 है, तो फिर यहाँ पे U के पास तो 48 होनी ही चाहिए ना, तभी 48 होगा इसका एवरेज।
एक कार है, यात्रा के पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले आधे भाग को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार की एवरेज बतानी है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, दोनों की स्पीड का गुणनफल डिवाइडेड बाई दोनों का सम, तो 180। सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 0 से तो 0 कट गया, 2 से काट दोगे आप 9, तो कितना आ गया 800/9 आ गया। क्या 8/9 का मतलब क्या होता है, यहाँ से 8/9 आ गई ना, फ्रैक्शन ही आ गई ना, इंटू 100 है। तो 8/9 का देखो 1/9 का मतलब कितना होता है 11 से ही 1/9, तो 11 88, यानी 88 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कितना होगा 88 से थोड़ा सा ज़्यादा ये होगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है अब, अगर आपको फ्रैक्शन पता है। ए है वो किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ए है वो 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और ए की जो बी की एफिशिएंसी है वो ए से 20% ज़्यादा है, यानी अगर ये 5 है तो ये 6 होगा। 20% का मतलब 1/5, यानी ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 6 होगी। बोला है सी की है, जो सी है वो 20 से 25% अधिक कुशल है, तो सी है वो 20 से 25%, तो 25% यानी देखो यहाँ से 25% निकालें, 25 की 150 यानी 1.5 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। क्या क्लियर है। बी और सी एक साथ कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से। अब देखो टोटल वर्क है जो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है पूरे काम को, ए है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। एफिशिएंसी क्या होती है 1 दिन की, तो 1 दिन में ये 5 यूनिट काम करेगा, तो 12 दिन में कितने काम करेगा ये 60 यूनिट, तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो गया, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि बी और सी अगर एक साथ काम करेंगे तो यहाँ से 13.5 हो गया, एक दिन में ये 13.5 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो 0 से तो पॉइंट से तो 0 ऊपर चला गया, सोल्व कर दीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 27, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 12, 120 हो जाएगा, और 3 से और कट रहा है क्या, तो 3 × 24, 3 नाम 27 और 3 चौके 12, कितना आ गया 40/9 दिन। एम है वो 8x दे रखा है, 6x दे रखा है, एन एम से कितने प्रतिशत कम है, एम है वो एन से कितने % कम है, तो कितने % कम है, सॉरी यहाँ से कितना कम है 2x कम है, किससे एन से पूछा ना, तो 2/6 हो गया। 2/6 का मतलब क्या होता है 1/3, 1/3 का मतलब सॉरी 2 यहाँ से एन है वो एम से बोला ना, एम से बोला है कि n है वो m से बोला है, तो 2/8 होगा। 2/8 का मतलब क्या होगा 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन याद करनी ही होगी। अगर आपको टाइम बचाना है तो परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन, जितनी फ्रैक्शन है वो सभी याद कर लीजिए आप। यदि ब्याज की देखो यहाँ से बोला है कि हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव ए प्रिंसिपल ऑफ 10,000, रेट है 12%, कंपाउंड एनुअली है फॉर 2 ईयर्स। तो देखो इसमें तो पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, 12% है, 12% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है 25.44, तो 25.44 होती है, तो 10,000 का 25.44 कितना होगा 2544, और इसमें अमाउंट पूछा है तो 10,000 प्लस 2544 कितना हो जाएगा 12,544। अब मैंने पेन भी नहीं लगाया, इसको चुटकियों में कर दे सकते हैं 5 सेकेंड में आसान से। अगर आपको इफेक्टिव रेट पता हो, इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं एक बार और। 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालते हैं फिर 2x² यहाँ पर रेट कितनी है देखो 12% है ना, तो 12 दूना 24 पॉइंट ये स्लेस का मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। लेकिन ध्यान रखना पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट रखते हैं, एक है वो कैरी में चला जाता है, तो कितना आ गया यहाँ से 25.44%। तो ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 10,000 का 25.44% निकालेंगे तो कितना आएगा 2544, तो 2544 आएगा। इसने पूछा है कि इसका अमाउंट कितना है, तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 12,544। इसके अंदर पर आपको पूछा है कि 2010 में और 2015 में डाले गए वैलिड वोट आपको बताना है, और यहाँ पे दे रखा है कि वैलिड वोट, टोटल वोट तो ये है, और इनवैलिड वोट आपको दे रखा है। ठीक है, वैलिड नहीं दे रखा, आपको इनवैलिड दे रखा है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि टोटल अगर ये है तो इनवैलिड निकाल दे, इनमें से टोटल में से इनवैलिड को निकाल दे, तो बचे हुए क्या होंगे वैलिड ही होंगे। ठीक है, तो 8,000 में से 7% इनवैलिड हैं, तो यहाँ से मुझे बताओ इनवैलिड वोट कितने हो गए 560 हो गए क्या। यहाँ से देखो 2015 में 9400 है, 9400 का 15% इनवैलिड है, तो 15% निकाल दिए, 15 चौक 60, 6 हो गया, 15 नाम 135 और 141। ठीक है, तो इतने इनवैलिड हैं, तो टोटल कितने हो गए यहाँ से हो गए 5 और 4 नहीं है ना, 1970 क्या है इनवैलिड हो गए। और टोटल वोट यहाँ पे कितने हैं 8 8 16 17,400 है टोटल वोट। इनमें से इनवैलिड वोट इतने हैं, तो इनको घटा दो आप, तो यहाँ पे इनको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 बच गए, यहाँ से कितना बच जाएगा
4 बच जाएगा, 9 4 13, यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 15,430। क्लियर है। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव। कैसे, देखो 2010 में 8,000 है ना, तो 7% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हो जाएंगे 8,000 का आप कर दोगे 93%। ठीक है। और यहाँ पे 9400 है ना, तो 9400 में से 15% इनवैलिड है, तो बचे हुए कितने होंगे वो इनवैलिड होंगे, तो यहाँ से 85% करोगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो यहाँ से 85 से गुना करना ही पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग है, तो ये नहीं करना। यहाँ पे ये भी लगाना पड़ता है, कभी कभी आपको बेसिक से भी चलना पड़ता है। ठीक है। अपन यहाँ पे देखो शॉर्ट तरीका है, वैसे तो ये शॉर्ट तरीका, लेकिन यहाँ कैलकुलेटिव है, तो क्या मतलब है, इस तरीके से हम कर लेंगे। जो तरीका आसान लगे ना, कैलकुलेशन में आसान लगे, वो तरीका आपको लगाना है। एक वस्तु का मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है, और यदि वस्तु को 8% की छूट पे बेचा जाता है तो उसे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में डिफरेंस बताना है। देखो बहुत ही इजी सवाल है, एक लाइन में करके बताता हूँ, लाइन में करने की जरूरत भी नहीं, माइंड में ही कर सकते हैं। देखो 25% है, पहले इसको 25% बढ़ाया, फिर 8% का डिस्काउंट दिया, तो मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, सक्सेसिव हो गया क्या, कि 25% पहले बढ़ाया और 8% घटा दिया, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो 25 माइनस 8 यानी 17, 17 माइनस 25 200 यानी 15%, तो प्रॉफिट हो गया 15%। 15% का मतलब कितना होता है 3/20, यानी 20 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 3 रुपये ज़्यादा होगा, 23 होगा। तो अनुपात यही पूछा है कि विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस का आपको बताना है, सेलिंग प्राइस कितना होगा 23 होगा, और मार्क जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 20 होगा। क्लियर है। इस तरीके से करते हैं। कैसे किया, देखो यहाँ पे बोला है कि पहले देखो ये कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज किया इसने 25%, तो 25% पहले बढ़ा दिया, तब तो आया मार्क प्राइस, और फिर मार्क प्राइस पे इसने डिस्काउंट दे दिया 8% का, 8% का डिस्काउंट दे दिया, तब आ गया सेलिंग प्राइस। तो क्या ये सक्सेसिव हो गया क्या, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा कि 25% देखो पहले इंक्रीज किया, फिर 8% डिक्रीज कर दिया, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, A माइनस B माइनस AB/100। तो यहाँ पे 25 और 8 करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 15%, यानी इसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कोई चीज़ अगर 100 रुपये में खरीदी है तो वो 115 में बेचेगा, तो यहाँ पे इनका रेशियो कितना आ गया, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 20 और 23 पूछा है, इसका उल्टा यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा था, तो 23:20 आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे देखो 15% जैसे निकाला ना, तो इससे भी पता चल गया 3/20 फ्रैक्शन होती है, यानी 20 से 23 होगा, 23:20 हो गया इसका रेशियो। एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के वाहनों की जो संख्या है वो कितनी है, 11:9 है। ठीक है, ये तो 2 व्हीलर और ये 4 व्हीलर। 4 व्हीलर वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है। देखो यहाँ पे 1/4 है ना, अब 9/4 का करना पड़ेगा। देखो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मान लेता हूँ, दोनों तरफ 4 से ही गुना करके मान लेता हूँ ना, तो यहाँ पे ये हो गया 36 और ये 44, इस तरीके से मान लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्योंकि 1/4 बोला ना इसने। तो 1/4 क्या है, पेट्रोल वाहन है, तो इसमें से जो 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में से 1/4 तो पेट्रोल वाहन है और शेष है वो 81 डीजल वाहन है। तो मुझे बताइए 1/4 अगर 1/4 पेट्रोल हैं, तो 1/4 में से बच्चे कितने, अगर पेट्रोल के हैं तो 1 में से 1/4 घटाओगे तो 3/4 बचेंगे ना, तो 3/4 क्या है, डीजल वाहन है, तो इसका 3/4 करो दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 27। तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 27 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 81। तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई क्या, 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई। पूछा क्या है कि 2 व्हीलर वाहनों की संख्या कितनी है, 2 व्हीलर वाहनों की यूनिट कितनी है 44। तो 44 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की 3 है, 44 यूनिट की कितनी हो जाएगी 132। क्लियर है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई है, 12% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, एक लाइन में कर दो। 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई है, 90 की वैल्यू है, कमाना कितना चाहता है 12% यानी 112। 100 से कितना ज़्यादा बेचेगा वो 12 रुपये। ठीक है, सोल्व कर दो। देखो यहाँ से 9 पंजे 45, 112 को 5 से गुना करेंगे 11 5 55, और यहाँ से 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 560। लास्ट सवाल देखो, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है कि कोई जो बोट है उसकी स्पीड आपको दे रखी है, यानी अक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 16। ठीक है, मैं हमेशा क्या मानता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, मैं नाव की स्पीड को अक्स मानता हूँ और जो धारा की स्पीड होती है, स्ट्रीम की स्पीड होती है, उसे मैं वाई मानता हूँ।
हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे देखो नाव की स्पीड है ना, वो तो कितनी है 16 है। बोला है क्या है कि नाव है वो डाउन स्ट्रीम है, वो सॉरी अप स्ट्रीम है वो 18 किलोमीटर, अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर जाने के लिए उतना ही समय लेती है जितना कि डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाने में। ठीक है, तो अगर देखो 18 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम जाएगी तो x माइनस वाई की स्पीड से जाएगी, तो इतना टाइम लगेगा। ये इक्वल है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, यानी x प्लस वाई के। यही तो दे रखा है। यहाँ पे x की वैल्यू आपको दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 दे रखी है, तो यहाँ पे पुट कर दो। ये 16 है और यहाँ पे ये 16 है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप ऑप्शन मेथड लगा सकते हो, या तो आप सोल्व कर लो इसको कंप्लीट को, या आप ऑप्शन मेथड लगा सकते हो। देखो यहाँ पे इसका रेशियो निकाल दो ना आप, 36 18 और 56 30, यानी इनका रेशियो क्या होना चाहिए 3:5 आना चाहिए। तो यहाँ पे पुट करो, देखो 5 पुट करेंगे तो 11 आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो 21 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 22 होगा, तो फिर से 11 आ गया, ये भी नहीं हो रहा है रेशियो। 7 पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 23 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 4 पुट करेंगे तो 12 आ गया, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 20 आ गया। तो मुझे बताओ 3:5 आ गया क्या, ये रेशियो आ गया क्या? तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। बाकी आप इसको क्रॉस सोल्व कर सकते हो। कैसे? 16 × 3 करोगे, 16 × 48 प्लस 3y इज इक्वल टू 5 करके गुना कर दोगे, 16 × 5 80 और माइनस 5y सोल्व कर दो। देखो 5 3 8y इक्वल टू 80 माइनस 48 करोगे तो 30, 8 चौक y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पे देखो यही तो पूछा है y की वैल्यू कितनी है, धारा की चाल कितनी है, तो 4 आ गई आपके पास। क्लियर है। तो ये टोटल 25 सवाल थे जो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप सीजीएल के क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कितने स्टूडेंट एग्री करते हैं कि हम सीजीएल का भी स्टार्ट करें इसी तरीके से, कि किस तरीके से हम एग्जाम में करें। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।